ध्यान दें, और ख़ास तौर से उस समय जबकि आपके एग्ज़ाम की अभी न तो कोई नोटिफिकेशन है और न अभी कोई डेट है, जो इस साल तो नहीं होगी। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और एग्ज़ाम जब आपके पास में हो तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना भी चाहिए, इस चीज़ का मैं पक्षधर हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ का बिल्कुल नुमाइश नहीं करता कि जब एग्ज़ाम आपके बिल्कुल पास में नहीं है और एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, आपके पास में बरखत समय पड़ा है, इस समय आपको किसी भी विषय को नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपकी एक मोरल ड्यूटी बन जाती है कि आप तमाम जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उनको आप बहुत बारीकी के साथ पढ़ें। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इन 5 क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना, 1% भी नहीं पढ़ना। हम जो पढ़ेंगे वहां से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पहली बात तो ये। और ये कहते हुए मुझे कोई बहुत बड़ा ऐसे नहीं होता कि मैं क्या बात बोल रहा हूं, मैं ये बहुत कॉमन सी बात बोल रहा हूं, क्योंकि सवाल भी बहुत कॉमन से ही आते हैं। अगर मैं कहूं कि 5 सवाल आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत एक अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पे कि 5 में से 5 कैसे मिल जाएंगे, ये तो आरपी। तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विगत परीक्षाओं को जब आप उनका एनालिसिस करो या विश्लेषण करो तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश के मामले के अंदर 10वीं 12वीं लेवल के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि जनरल पेपर आपका। और अगर आपने जरा सा भी ध्यान दे लिया ना, तो ये 10 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं, और ये 10 नंबर बहुत बड़ा एक फासला वो क्रिएट कर देता है। पिछली बार भी जो आपका 18 में जो वैकेंसी, उसमें भी ऐसा हुआ, जितने भी पेपर हुए उससे पहले हुई उसमें भी ऐसे हुआ, और लगभग सभी एग्जाम्स में ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, और शायद ऐसा ही होगा। तो हम लोग इस हिस्से को कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस के ऊपर बात की जाएगी। इसके साथ हम बात करेंगे कि आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए एग्जाम जब आपके पास में नहीं है तो पढ़ने की। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूं आपको, हो सकता है कि शायद आप पहली क्लास है तो आप में से मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ मी, सो लेट मी टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम राकेश है। काम की बात है वो हिंदी में ही बोलूंगा, अगर इंग्लिश में बोल रहा हूं तो आप समझ लेना कि काम की बात नहीं है। मेरा नाम राकेश है। 2015 में सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड हूँ। 2018 यूपीएससी मेंस लिखा है। 2022-23 मेरा पार्लियामेंट का जीएसटी क्लियर हो चुका, उसमें बस डिप्लोमा बाकी है। तो ये मैंने एग्जाम एक्चुअली क्लियर किया। इसके अलावा मेरी क्वालिफिकेशंस, मैंने 3 टाइम्स मास्टर्स किया है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। इसके अलावा मैंने नेट किया है, वो मेरा लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक मेरा। पिछले 7-8 साल से लगातार इस फील्ड में हूँ, यानी टीचिंग के फील्ड में हूँ। परिष्कार में भी पढ़ाता हूँ, और भी कई जैसे क्लियर विजन है, अभिव्यक्ति, और भी बाकी कई संस्था में जहाँ पे लगातार सेवाएं दे रहा हूँ। और इन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में और बढ़ाने के बाद में, जिसमें सारे बेचेस लेते हैं, शुरू से लेके जितने भी बेचेस बनते हो, एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये है कि इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप समझदार बनो। एग्ज़ाम की डिमांड ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आप इस चक्कर में रहोगे तो हो सकता है कि शायद आपको ये मुगालता भी साबित हो बाद में जाके। तो आप यू हैव टू बी सेंसिबल रादर देन बीइंग इंटेलिजेंट। होशियार होने से बेहतर है समझदार होना। और कई लोग आप देख लेना आपके अगल बगल में ऐसे मिल जाएंगे जो सेलेक्टेड है, लेकिन आप उनको सवालों में आराम से फंसा लोगे, जबकि आप सेलेक्टेड नहीं हो। और कई लोग आप देख लेना जो बहुत इंटेलिजेंट, प्रखर बुद्धि वाले हैं, सुधीर व्यक्ति है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। पिछले 2-4 एग्जाम दिए, दोनों तीनों में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस कोई पैमाना नहीं है किसी भी एग्जाम का। एग्जाम का पैमाना कुछ और है, और वो मैं बताता हूं क्या पैमाना है। सबसे पहला पॉइंट किसी भी एग्जाम को लेकर वो ये है कि आपको उस एग्जाम का सिलेबस टिप्स पे याद होना चाहिए।
बात नंबर 1, उस एग्जाम का, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका सिलेबस आपको टिप्स पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताऊंगा बाद। पॉइंट नंबर 2, जिस एग्जाम के अंदर आप बैठ रहे हो ना, उस एग्जाम से संबंधित जितनी भी विगत एग्जाम्स हो चुकी है, जो बोर्ड या आरपीएससी जिसके द्वारा भी आयोजित की गई है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपके पास में होने चाहिए, सॉल्यूशन के साथ, हल सहित होना चाहिए, और वो आपकी नज़रों के सामने निकलना चाहिए इससे पहले कि आप आके कोचिंग ज्वाइन करो। उसका बहुत बड़ा फायदा है। जब तक आप पेपर नहीं निकालोगे, जब तक आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से नहीं गुजरोगे, मैं गारंटी के साथ कह के देखता हूं, कितना भी पढ़ लो और कितने भी महीने कोचिंग कर लो, आपके अंदर वो सुधार आ ही नहीं सकता जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपने दो तरह से पढ़ा है, या तो आप में से कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है जिसको जरूरत नहीं है, वो तो एक कैटेगरी से ही अलग है, लेकिन अधिकतर लोग वो लोग होंगे जिनको जो पढ़ाया गया वो बस लिख लेंगे, जाके याद कर लेंगे, जो लिखाया वो लिख लोगे, जो लिखाया लिख लोगे। तो आपको ये थोड़ी पता चल रहा है कि जो मैं लिखवा रहा हूं सही है गलत है। इसका निर्धारण कैसे करोगे आप? यानी जो आपको टीचर लिखा के गया वो हर चीज सही है क्या? या क्या टीचर की टीचर की जो ऑथेंटिसिटी उस पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता? क्या किया जा सकता है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? और क्या जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है क्या? ये आप कैसे डिसाइड करोगे? ये तभी डिसाइड करोगे जब आप विगत परीक्षाओं में आए गए क्वेश्चंस के माध्यम से गुजरोगे। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी, राजनीतिक विज्ञान, और आपने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके अंदर भी 12 से 35, लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आर्टिकल 14 है, 17 है, 19 है, 21 है, 25 है, 29 है, 30, 32 है। ये वो आर्टिकल है ना जैसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ये कब पता चलेगा आपको? जब आप पढ़ोगे। आर्टिकल 21 है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सब क्लोजेज है। कब पता चलोगे? जब आप पुराने पेपर निकालोगे। तो जब भी आर्टिकल 21 कोई पढ़ाएगा आपको, तो आपका ध्यान रहेगा कि इससे सवाल आ चुका है और ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, मार्केट के अंदर जाके फर्स्ट पेपर के आपको आराम से कोई ना कोई बुक मिल जाएगी जिसके अंदर विगत परीक्षाओं में आएगी क्वेश्चन। और जरूरी नहीं कि वो ग्रेड फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो आपका आरएस भी हो सकता है, आपका वीडियो भी हो सकता है, आपके एलडीसी भी हो सकता है, क्योंकि घुमा फिरा के सभी के क्वेश्चन सेम ही होते। उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप निकल जाओगे ना, फिर आपका पढ़ने का जो नजरिया होगा वो एक अलग ही होगा। पहला काम तो आपको ये करना है। तो फर्स्ट वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है सिलेबस। सेकंड वर्ड जो आपके पास में कि आपके पास में परीक्षाओं के पेपर होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि कोचिंग का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल होता है 30%, 30%, 70% आपकी मेहनत है। और वो मेहनत कैसी होगी? हर टॉपिक के बाद में आपको टेस्ट देना है, हर टॉपिक के बाद में, जो मैं तो लूंगा आपका। जैसे ही टॉपिक पूरा हुआ उसके बाद में टेस्ट लेना। और उस टेस्ट में दोनों प्रकार के क्वेश्चन, एक आ चुके क्वेश्चन है और एक वो क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किए और जो एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन। और चौथा पॉइंट वो ये है कि इतवार यानी संडे यानी रविवार को जो आपके पास में समय मिलता है, उस समय को आप 6 दिन में आपने जो कुछ पढ़ा उसका भरकस तौर से आपको रिवीजन करना है, यानी दोहराव करना है। और अगर आप, मैं समझ गया संडे को भी क्लास लगती है, आई नो आप यही कहना चाह रहे हो। अगर आपकी संडे को भी क्लास लगती है तो आपने, आज सुबह कितने बजे क्लास होती है आपकी? 11 बजे, 11 बजे ना, 11 से लेके 2। अच्छा, शाम को 8 तक चलती है। सब्जेक्ट वाले भी हो ना आप? कौन सा विषय है आपका? अच्छा, ज्योग्राफी, ठीक है। तो वैसे टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर इतनी चल रही है तो बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आप समय के साथ आप जल्दी फारिग हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपकी हर दिन की पढ़ाई की एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। कि पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जो पढ़ा गया उसको लंबे टाइम तक माइंड में कैसे रिटेन किया जाए, और जब हम पढ़ते तो सही तरीका क्या है। तो एक बच्चा जो 10 घंटे पढ़कर भी उतना अच्छा परिणाम नहीं ला सकता जितना एक स्टूडेंट हो 4-5 घंटे पढ़ के ले आता। दोनों में फ़र्क है पढ़ने में, और वो फ़र्क मैं आपको जैसे अपनी क्लासेज आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पढ़ने की सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए,
और आप किस तरह से पढ़ो कि आपको हर दिन कुछ चेंज या परिवर्तन आपके अंदर महसूस हो। क्योंकि हर दिन अगर आपको चेंज नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि आप हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको हर दिन कुछ परिवर्तन अपने अंदर होना, ये महसूस होना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट पेपर आपके लिए बेहद प्रोमिनेंट बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आपको अब इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कल को ऐसा ना हो कि केवल इस वजह से कि आपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा मार्क्स आपने हासिल किए, लेकिन आपका फर्स्ट पेपर कमज़ोर था और इस वजह से आपको इस तरह की परिणाम देखने को मिले जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको देखने को मिले। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको ध्यान देना है, और मैं बिल्कुल शॉर्ट में चलूँगा, टू द पॉइंट चलूँगा। और मुझे एक पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं है, जिन्होंने केवल इंग्लिश इस वजह से पढ़ रहे हो क्योंकि मजबूरी है, नहीं तो आप नहीं पढ़ते शायद। तो मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ, वो चीज़ मेरे माइंड में रहेगी, मेरे जहन में रहेगी वो चीज़। तो मैं बिल्कुल जितना संक्षेप हो सकता है, जितना शॉर्ट हो सकता है, जितना टू द पॉइंट हो सकता है, और जो एग्ज़ाम में आ सकता है, हम उसी की बात करेंगे। तो मोटा मोटा मैं आपको पहले ये खाका बता देता हूँ, आउटलाइन। वो ये है कि आपने 30 से 35 क्लासेस का सिलेबस पूरा होता है, यानी 30 से 35 घंटे का अपना मोटा मोटा सिलेबस होता है। अगर अपनी क्लास 2 घंटे की रही तो हम मान लो 15 दिन के अंदर मैं आपको मतलब आपके कोर्स को फिनिश करवा दूंगा। और अगर 1 घंटे की क्लास रही तो हम 1 महीने के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आज तो अपनी क्लास है वो 2 घंटे ही रहेगी, कल कितनी रहेगी वो तो कल ही बताएंगे, कल ही पता चलेगा। तो आज अपन शुरू करेंगे। इससे पहले अब मुझे बताओ कल लेवल क्या है, ये तो बता दो एक बार। इंग्लिश में लेवल कैसा है? 8th में पढ़ी थी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इंग्लिश मीडियम वाला है क्या कोई यहाँ पे? इंग्लिश मीडियम वाला कोई भी नहीं है? ठीक। और तो इंग्लिश मीडियम नहीं तो मैं ये तो फिर लिटरेचर तो किसी के नहीं रहा होगा ना? हाँ तो मैं समझ गया, फिर मैं समझ गया कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? शुरुआती जो क्लास है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बेसिक से लूँगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन हम सबसे पहले देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, 5 सवाल आएंगे ना। अब इसमें एक इकोनॉमिक्स में एक थियरी होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थियरी। तो हाँ, तो वॉल्यूम आना देखो यार, मेरे हिसाब से इसका तो बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं बटन। हाँ मैं थोड़ा सा यही कर सकता हूँ कि थोड़ा पास में, हाँ थोड़ा पास ले सकता हूँ, बस इतना। अभी ठीक है? ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में एक थियरी है जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थियरी। और ये थियरी ये कहती है कि आपका इनपुट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आउटपुट इंपॉर्टेंट है। इनपुट और आउटपुट के एवज में ये बात करती है। कैसे? ये थियरी ये कहती है कि आपने किसी विषय को 10 घंटे पढ़ा और 1 महीने लगातार पढ़ा और उससे सवाल आए 2 एग्जाम के अंदर, तो क्या आपका इनपुट सही था? क्या बताओ? गलत था ना? आपने मेहनत तो की है ना, 10 घंटे भी दिए, 1 महीना भी पढ़ा है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कितने आए? 2। तो इसका मतलब है कि आपने जितनी भी मेहनत की है ना, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि सवाल 2 ही आए और 2 में से ही हो सकता है कि एक शायद सही नहीं हो, एक सही हो गया हो। तो इस थियरी का कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ो जहां से, वो पढ़ो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो मतलब ट्रेड से रिलेटेड है, लेकिन अगर अपन इसको एसोसिएट करें तो ये कि वो पढ़ो जहां पर कम से कम ये गारंटी हो कि यहां से सवाल तो आने ही आने। तो हमारे ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स दे रखे ना, जैसे कौन कौन से टॉपिक्स है? टेंस का टॉपिक है, पैसिव का टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर्स है, प्रेपोजिशंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आपकी ये जो डिग्रीज है वो वाला है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, ग्लोसरी वाले, सिनोनिम एंटोनिम्स है, ये वाला आपका क्या, और ये सफिक्स प्रीफिक्स प्रत्यय उपसर्ग जो आप पढ़ते हो, ये इतना सा सिलेबस है। तो इसमें से अगर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको मतलब मैं सही राह पे नहीं ले जा रहा हूं। मैंने पिछले जितने भी ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम हुए ना, उसमें मैंने एक चीज नोट की कि 2 सवाल तो ऐसे है, 2 क्वेश्चन 5 में से वो तो हर बार ही आ रहे, यानी 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक से
हर बार ही आ रहा है और गारंटी के साथ है इस बार भी आएंगे, और इतने आसान आएंगे कि अगर आपने बेसिक्स कर लिया तो वो गलत नहीं होने वाला है। एक टॉपिक कौन सा बताओ? वेरी गुड, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और दूसरा कौन सा है? पैसिव वाला, वॉइस वाला। पिछली बार हमने क्रैश कोर्स करवाया, मैंने केवल 3 ही टॉपिक पढ़ाए थे क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना, यहाँ नहीं किसी दूसरी संस्था में, और उनमें से उन्होंने कहा कि हमारी तो बस यही उम्मीद है, हमें तो 5 में से 3 करवा दो, बस 5 सवाल आएंगे, 3 सही हो गई तो भी हम तो राजी है। तो केवल 3 ही टॉपिक करवाए थे पूरे में, और उसमें 2 टॉपिक में से 2 सवाल मिल गए। तो मैं पहले आपको वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जहां पर आपकी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आएगा, ताकि बाद में अगर आप मान लो कहीं थोड़ी बोर हो जाओ तो बाद में ऐसा तो ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। तो शुरुआत में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बहुत बेसिक है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे टेंसेस पे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर पैसिव। ये 4 टॉपिक में शुरू से कराऊंगा, और पूरी संभावना है कि 5 में से 3 सवाल इन्हीं 4 टॉपिक्स में से आपको, फिर आपके पास में 2 सवाल बचे ना, उसमें 2, एक तो वोकेबलरी का आएगा, शब्दकोश का, जिसका लिए आपको, मैं आपको कहूंगा कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसके पीछे भी कारण बताऊंगा। और एक जो है वर्ड, वो सफिक्स प्रीफिक्स में से कभी कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो मोटा मोटा हम ये मानते हैं कि कम से कम 5 में से यानी 10 में से 6 नंबर तो आपके 100% होने ही चाहिए इन 4 टॉपिक्स में से, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है 4 नंबर, वो बाकी के क्वेश्चन है उसके अंदर, बाकी के टॉपिक्स उसमें पढ़ जाएंगे। तो क्या मैं शुरू करूं? ठीक है, करता हूं। अब देखो आप है ना, 1 मिनट ये ध्यान रखना, आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, है ना। इसमें बिल्कुल आप संकोच मत करना कि, क्योंकि मेरा मतलब ये है यहाँ पे पढ़ाने का कि जो मैं पढ़ाऊँ वो क्लियर हो पाए और आपको उसका फ़ायदा मिल पाए। तो बिल्कुल आपका जो भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप आराम से पूछ लेना। और वैसे तो अपन ठीक इस तरह से पढ़ेंगे कि शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आए तो पूछ लेना। तो क्या मैं शुरू करूँ? करें, ठीक है। तो पहला जो शब्द आप, मतलब पहला जो टॉपिक है ना, इसी पे अपने बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम आपके पास में है, देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पूरा बोर्ड आता है किसमें? यहां तक नहीं, इसमें तो दिखाई तो दे रहा है वैसे पूरा। ठीक है भाई, सुनो अब देखो ध्यान से क्या है। तो ये जो टॉपिक है ना, जो पहला, इस टॉपिक अभी कुछ भी नहीं लिखना आपको ना, जो हम अभी एक बार समझ लो, लिखना कुछ भी नहीं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें 3 शब्द है। एक तो आपके पास में क्या है? एक क्या है और एक क्या है? और आपने कभी न कभी कहीं ना कहीं इन शब्दों के बारे में सुना ही होगा। अग्रीमेंट न कि एग्रीमेंट। जो अग्रीमेंट शब्द है इसका मतलब होता है समझौता, होता है ना। 2 पक्ष में क्या होता है? अग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, या सहमति या सामंजस्य या तालमेल, एक ही तो बात है ना। इसका मतलब है जैसा एक पक्ष चाह रहा है वैसा ही अगर दूसरा पक्ष चाहता है तो वो सामंजस्य, वही सहमति, वही तालमेल है। अगर इस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो यहां पर जो सहमति है वो किन 2 शब्दों में बताओ? यस, सब्जेक्ट और वर्ब में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा सब्जेक्ट है अगर वैसी ही वर्ब है तो वो सेंटेंस सही है, और अगर सब्जेक्ट जैसा है वैसी वर्ब नहीं है तो इसमें अग्रीमेंट नहीं है बल्कि डिसअग्रीमेंट है। तो परिभाषा ये कहती है किसी वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब सुनो ध्यान से, अपन ना बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और बेसिक से जितना बन सकता है, मतलब आपकी एग्जाम तो ये मान के चलो कि इसमें सवाल आएंगे बच्चों वाले, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, बाकी के अंदर अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन मैंने जो नोट किया बच्चों वाले, इसका मतलब है, बच्चों वाले का मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत कुछ, मतलब एक ठीक ठाक लेवल है, आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, डरने घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस को देखोगे और आराम से कर दोगे। ऐसे सवाल आ रहे, पिछले सारी एग्जाम्स को हमने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। तो देखो, सब्जेक्ट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बार बोल के बताना। करता ना, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले होना तो मेरे लिए आसानी है यहाँ पर कि आपको हिंदी वाले टर्म से, तो मैं हिंदी में ही आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि आप लोग अंग्रेजी की ग्रामर नहीं जानते हो, हिंदी की व्याकरण तो जानते हो ना, तो मैं हिंदी में ही पूछूंगा सवाल आपसे, फिर आप मुझे बता देना, ठीक है।
तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? कर्ता। और इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। राइट। अब सुनो, सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या होता है? एग्जैक्टली जो किसी काम को करे, जो किसी कार्य, किसी वाक्य के अंदर प्रधान हो, वो सब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है? कर्ता होता है। और अब मुझे बताओ, वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है? यस, जिससे किसी काम के होने का एहसास हो। ये तो परिभाषा, लेकिन इससे क्लियर कुछ नहीं होता है। इससे बस इतना क्लियर होता है कि मुझे परिभाषा रटी हुई याद है। किसी काम के होने का एहसास हो, इससे समझ में कुछ नहीं आता है। अब आप समझना ध्यान से, देखो क्या है। कोई भी वर्ड है, वो वर्ब है या नहीं है, आप कैसे पहचानोगे? एक ही तरीका याद रखना, इससे आपका काम हो जाएगा। कोई भी शब्द हो सकता है। अच्छा, ऑनलाइन भी चल रहा है क्या? ओ हाँ इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मार्कर चेंज करें। ओके, इसमें एक ये साइड, ये वाला, ये है क्या? ओके, ठीक है। तो अब सुनो, देखो ध्यान से, क्या है मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी शब्द है, वो वर्ब है या नहीं है, आप कैसे पहचानोगे? बहुत आसान है। अगर किसी भी शब्द की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बन जाए तो 100% वो शब्द क्या होगा बताओ? वर्ब। कोई भी शब्द उठा के देख लो आप, और जिसकी नहीं बने वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सुनना, देखो ध्यान लगा के। अब यहां पे मैं बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो होगा जो कोई काम को करता हो। अब मुझे बताओ कि 1 मिनट में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मतलब बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल जो सब लोग आप जानते हो कि राम, उसके बाद में गोस, उसके बाद में क्या बताओ? राम गोस टू स्कूल, राइट? एवरीबडी नोज दिस सेंटेंस। अब देखो, अब मुझे बताओ इसका सब्जेक्ट राम है या नहीं है? है ना? क्यों? क्योंकि राम जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इज दैट राइट? अब मैं आपसे पूछूं कि ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन अगर ये पूछूं ये सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन अगर वैसे पूछूं व्याकरण में, तो ये क्या है बताओ? यस प्लीज। नहीं, वो तो हिंदी में ही बोलते हैं सब्जेक्ट को करता है, सब्जेक्ट का तो काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो क्या होगा? संज्ञा है या नहीं है? संज्ञा है ना, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं जिसको। आज से एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट या मैं बोलूं नाउन, ये दोनों क्या होता है? सेम ही होता है, याद रखना। तो अगर मैंने कहा कि राम है, वो इस वाक्य में सब्जेक्ट है तो भी सही है। राम इस वाक्य के अंदर नाउन है तो भी वो क्या है? सही है। इसका मतलब क्या होगा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी कर्ता या कर्म तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मूल रूप क्या है कि ये संज्ञा है, ये नाउन है। तो याद रखना, सब्जेक्ट भी क्या होगा? अपने आप में नाउन होगा। इसका मतलब है कोई भी नाउन होगा ना, कोई भी नाउन, वो ही सब्जेक्ट का काम करेगा। नाउन के अलावा प्रोनाउन है यानी सर्वनाम, वो भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है और काम नहीं करेगा। अब दोबारा से मैं पूछना चाह रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा आपको। आपने ये तो लिख दिया कि ये आपके पास में नाउन है, और नाउन है इसका मतलब सब्जेक्ट है, लेकिन अब मैं दोबारा से आपसे पूछूंगा कि नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब क्या होता है बताओ? संज्ञा। और अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या कहोगे? हाँ, वो 7वीं क्लास वाली रटी हुई, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही नाउन कहते। इज दैट राइट ना? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये हमने रट रखी है। तो परिभाषाओं में बांधोगे तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। आज मैं आपको, अगर आपको नाउन की परिभाषा नहीं पता है तो मैं आपको छोटी सी परिभाषा बता रहा हूं, इसको याद रखना, फिर नाउन के अंदर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो नाउन क्या होता है? नाउन यानी संज्ञा क्या होती है? एक चीज याद रखना, हर वो चीज, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोबारा से सुनना, हर वो चीज चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, जिसका नाम है वो ही नाउन है। अब एग्जाम्पल दो आप, दोबारा बता रहा हूं क्या है? हर चीज जिसका नाम है वो ही नाउन है। इसका मतलब हर चीज क्या है? या एवरीथिंग इज नाउन। हर चीज नाउन है। वो एक अलग बात है
कि वो जातिवाचक है, वो व्यक्तिवाचक है, वो भाववाचक है, वो समूहवाचक है, वो पदार्थवाचक है, वो तो 5 प्रकार है ना, वेदर इट इज कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, वो तो उसके भेद है ना 5, लेकिन है तो मिला के क्या वो संज्ञा ही तो है। तो आप मुझे बताओ संज्ञा यानी नाउन क्या है? हर चीज जिसका आपने नाम दिया है ना वो क्या है बताओ? नाउन है। अब कोई भी एग्जाम्पल आप बता दो, इसमें रटने की क्या जरूरत है? व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को, ये आदि बताया क्यों बोलते? आदि का मतलब है सारे शामिल है उसमें। इसलिए आप मुझे एक चीज बताइए, चाहे ये मार्कर, ये बोर्ड, ये एलईडी, ये आप खुद, ये नोटबुक, ये पानी, ये बोतल, ये ग्लास, ये मोबाइल, एवरीथिंग इज सब नाउन है। क्यों? क्योंकि सबका नामकरण है। और वही नाउन किसका काम करेगा बताओ? सब्जेक्ट। कोई नाउन किसका काम करेगा? इसलिए मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, नाउन की कभी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कभी नहीं होगी, लेकिन जिस शब्द की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हो जाए वो शब्द क्या होगा बताओ? वर्ब होगा। आपने कभी सुना कि राम का राम्ड या रामिंग? नहीं सुना ना, और अटपटा लगेगा खुद को भी। क्यों? क्योंकि वर्ब नहीं है। लेकिन आपने इसका गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन और आईएनजी फॉर्म गोइंग सुना है, इसका मतलब ये क्या है? वर्ब। तो जहां पे किसी चीज में हलचल महसूस होना वो वर्ब होती है। जैसे मैं चल रहा हूं, हलचल किस में बताओ? चलने में। मैं लिख रहा हूं, हलचल किस में? लिखने में। मैं बोल रहा हूं, हलचल किस में? मैं दौड़ रहा हूं, हलचल किस में? यस, ये सारी वर्ब है। जिस शब्द से एक हलचल महसूस होना उसको हम वर्ब कहते हैं। और वैसे देखो जाए, जिस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म संभव है उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब सवाल यह है इस परिभाषा के अनुसार कि जिस तरह का सब्जेक्ट है अगर उसी तरह की वर्ब हो गई तो फिर सेंटेंस सही है, अन्यथा वो सेंटेंस क्या है? गलत है। यहां तक समझ गए? तो अगर मैं कभी भी अब नाउन बोलूंगा ना तो आप ये मान के चलना कि मैं सब्जेक्ट ही बोल रहा हूं, और अगर मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूं तो मान के चलना कि मैं क्या बोल रहा हूं? नाउन। अब सुनो, देखो, अब यहां पर इस एक परिभाषा को क्लियर करने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय अपने को चाहिए, तब जाके ये एक लाइन क्लियर होगी। ये दिखने में तो छोटी है लेकिन छोटी है नहीं। सुनो एक बार, बहुत ही ध्यान से समझना, मैं लिखवा दूंगा बाद में, लेकिन एक बार आप ध्यान से समझना। परिभाषा ये कहती है किसी भी सेंटेंस में, जो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, अभी कुछ नहीं लिखना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के यानी सब्जेक्ट के एक तो नंबर, सब्जेक्ट के नंबर, नंबर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। ये मोबाइल नंबर वगैरह वो बिल्कुल नहीं है। नंबर एवं यानी एंड पर्सन। अब मुझे बताओ पर्सन क्या होता है? आपने हिंदी में पढ़ा ना, पुरुष। कौन को कितने प्रकार के होते हैं पुरुष बताओ? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, नहीं सुना? कौन कौन से होते बताओ? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 ही होते हैं ना? वेरी गुड। तो ये आपके पास में क्या बताओ? पुरुष। अब सुनो, देखो क्या आपकी परिभाषा ये कहती है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर एक शब्द तो आया है नंबर और एक शब्द क्या आया है? अब पहले ये क्लियर कर लो कि नंबर क्या होता है और पर्सन क्या होता है, तो बाकी चीजें अपने आप क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। अब वचन की अगर मैं बात करूं तो बताओ वचन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। अच्छा, वैसे वचन 7 प्रकार के भी होते हैं। राइट। कुछ लोगों को अनुभव है और कुछ लोगों को इनका अभी अनुभव नहीं है, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो वचन अपने पास में कितने प्रकार के? 2 ही। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, देखो एक बार, है ना, 2 प्रकार के ना। एक तो आपके पास में कौन सा? एक वचन, और एक क्या है? बहुवचन। अब सुनना, देखो, तो अगर मैं इस वचन की बात करूं तो ये जो वचन है ना, वचन, ये किसका वचन है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का वचन यानी सब्जेक्ट या तो एक वचन होगा या फिर कैसा होगा? बहुवचन होगा। तो अपन है ना लॉजिक से बात करेंगे। एक शब्द होता है कॉग्निटिव स्किल, हिंदी में बोलते हो संज्ञानात्मक बुद्धि। तो हम क्या है कि संज्ञानात्मक बुद्धि से बात करेंगे, कॉग्निटिव स्किल से बात करेंगे, जिसको बोलते हैं मोटर स्किल। तो उन अगर उसकी बात, जैसे साइकोलॉजी में पढ़ते होंगे ना आपने, साइकोलॉजी आपको शायद पढ़ी होगी, तो आपके पास में ये वर्ड जरूर आपने सुने होंगे कभी ना कभी,
तो सुनना ध्यान से, देखो क्या है ये जो नंबर है, ये जो वचन है, ये किसके बताओ? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का नंबर दो प्रकार के होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं सब्जेक्ट, या फिर आपके पास में दूसरा शब्द क्या है? नाउन। तो नाउन या तो आपके पास में कैसा होगा बताओ? कैसा होगा बताओ? सिंगुलर। पूरा लिख देता हूं, या तो आपके पास में क्या होगा? सिंगुलर। और या फिर आपके पास में क्या होगा? अब सुनो, इसको सिंगुलर तो बिल्कुल नहीं बोलते, इसको बोला जाता है सिंगुलर। क्या बोला जाता है? सिंगुलर। और इसको प्लूरल बिल्कुल नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लूरल। क्या बोला जाता है? प्लूरल। तो अब सुनना, इसके मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक वचन, एक वचन, ओके, एक, और ये आपके पास में क्या है? वचन। और इसके ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूं बताओ? बहुवचन। आप देखो, वचन और वचन दोनों कॉमन है ना? है या नहीं कॉमन? तो फर्क क्या है? यहां पर तो वर्ड क्या है? बहु, और यहां पर वर्ड क्या है? एक। अब सुनो, हिंदी में पूछा गया है एक सवाल, बहुत कॉमन सा, वैसे आपको पता होगा, ये बहु और एक ये बहु तो ये बहु है ना, ये कौन है? ये वाइफ के लिए। और ये जो बहु है, ये क्या है? उपसर्ग है, प्रफिक्स है, जो पहले जुड़कर इसका मतलब होता है अनेक। इसका मतलब क्या होता है? अनेक। जैसे आपने सुना है बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक राष्ट्र से ज्यादा राष्ट्र में। टेनिसी रिवर के बारे में आपने सुना होगा, तो जो ज्योग्राफी के हो, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय क्यों लिखा? उद्देश्य एक नहीं है बल्कि ज्यादा है। तो ये जो शब्द है ना बहु, इसका मतलब ही क्या होता है? ज्यादा, अनेक। इसका मतलब ये हुआ कि प्लूरल, प्लूरल का मतलब है कोई भी नाउन संख्या में एक से क्या होगा? ज्यादा। और सिंगुलर का मतलब है सिंगल, और सिंगल का मतलब क्या होता है? यस, अकेला। सिंगल का मतलब क्या होता है? अकेला, जो संख्या में क्या हो? एक। आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ऑल राइट। तो फिर मेरे से क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक सिंगुलर है और 2 3 4 5 6 या 1 लाख प्लूरल है, तो फिर 1.5 क्या है? क्या ये ऑप्शन देता हूं एक वचन, ऑप्शन देता हूं बहुवचन, ऑप्शन 3 देता हूं डेढ़ वचन, या ऑप्शन 4 देता हूं इनमें से कुछ नहीं? बताओ क्या होगा? 1.5 क्या है? 1.5 क्या बताओ? यस, बहुवचन ही है, डेढ़ वचन तो ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो एक से ज्यादा कितना भी हो जाए वो क्या होगा? बहुवचन। और एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप जब भी मार्केट के अंदर जाके आप कुछ भी सामान खरीदना, अगर आपने 1 रुपए की चीज खरीदी, उसके पीछे आपको लिखेगा RE मिलेगा। लेकिन आप 1.5 की कोई चीज खरीदना, उसके पीछे आपको RS मिलेगा। RE का मतलब होता है रूपी, और RS का मतलब है रुपीज। रूपी सिंगुलर, रुपीज प्लूरल। क्यों? क्योंकि वो 1.5 पर तो एक से ज्यादा तो क्या हुआ? प्लूरल हुआ। इसलिए अगर कोई चीज संख्या में एक है तो वो सिंगुलर है, और एक से ज्यादा कितनी भी है तो वो क्या होगा? फिर प्लूरल होगा। यहां तक ठीक है? अब सुनो, देखो क्या है, मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है। तो पहला शब्द मैंने यहां पे लिखा, और ये शब्द आपके पास में क्या लिखा? ये रीट में पूछा गया, ये शब्द ही पूछ लिया गया। दूसरा जो शब्द आपके पास में है, वो शब्द आपके पास में क्या है? और जो तीसरा शब्द है वो आपके पास में क्या बताओ? या मैंगो लिख दो। मैंगो तो आप, इसमें दोनों ही प्लूरल बनते, इसलिए मैं एक ऐसा वर्ड लिखना चाहता हूं जिसका प्लूरल ES जोड़ के लिखे, जैसे ब्रांच लिख दो, ब्रांच। मैंगो के प्लूरल दोनों ही होते, ES और S से लगता है, इसलिए ब्रांच लिखा है। अब देखो तीनों शब्द लिखो। बोय, इसको अपन बो ये नहीं पढ़ते, याद रखना, इसको अपन ये नहीं पढ़ते, इसका उच्चारण होता है बो ई। इसको अपन क्या बोलते? बोई, न कि बोई। यही रीट में पूछा गया था कि इसका सही उच्चारण क्या होगा। तो ये है। दूसरा ये जो शब्द है, ये आपके पास में क्या होता है? गर्ल नहीं बल्कि गर्ल रहे, तो इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है। और तीसरा जो शब्द आपके पास में वो क्या है? ब्रांच, यानी शाखा।
अब सुनो, बॉय गर्ल ब्रांच आपके पास में, यहां पर मैं इस बॉय को क्या कर दूं बताओ, बॉयज, और यहां पर इस गर्ल को मैं क्या कर दूं बताओ, गर्ल्स, और यहां पे इस ब्रांच को क्या कर दूं, ब्रांचेस। अब सुनो, इधर वाले क्या है, सिंगुलर है ना, और इधर वाले क्या है, क्यों है, सुनो अब ध्यान से। बॉय का मतलब लड़का, बॉयज का मतलब है लड़के, गर्ल का मतलब है लड़की, और गर्ल्स है, गर्ल्स नहीं होता ये, ग ले जे, अंत में क्या होता है, जे होता है, गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब लड़कियां, और ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा, और ब्रांचेज नहीं कि ब्रांचेज, ब्रांचेज का मतलब क्या होता है, शाखाएं। इसका मतलब ये तो एक है और ये ज्यादा, तभी तो आपने लड़के, लड़कियां या शाखाएं बोला, यही तो बोला ना। यहां पर एक कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर वो लोग भी करते हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जो मैं आपको बताता हूं। हिंदी में होता है लड़का और इंग्लिश में होते, सॉरी, हिंदी में होता है लड़का और इसका प्लूरल होता है लड़के, मानते हो ना। तो ये लोग गलती क्या करते हैं, इंग्लिश के शब्दों को भी ऐसे ही बहुवचन बनाते हैं जैसे हिंदी के बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, मैं वहां पर गया और मैं वहां के स्टूडेंटों से मिला, स्टूडेंटों से मिला, अरे ये स्टूडेंट्स होता है या स्टूडेंट होता है, तो विद्यार्थी का आप विद्यार्थियों जब हिंदी में करते हो, उसी तरह से आप इंग्लिश में भी क्या बोल देते हो, स्टूडेंट का स्टूडेंटों से मिला, और वहां के टीचरों ने बताया, मतलब शिक्षक का शिक्षकों ये शब्द तो है, लेकिन इंग्लिश में तो टीचर का टीचर्स होगा ना, तो आप वहां टीचर का टीचरों कैसे कर दो। और इससे भी बड़ी बात, या अगर इससे भी मैं बेकार बात कहूं, तो यहां पर एक महिला को भी लेडीज कहा जाता है, एक महिला को लेडीज कहा जाता है, एक महिला लेडी होती है और बहुत ज्यादा महिलाएं लेडीज होती है। लेकिन आप देखो, जब गाड़ी के अंदर आप खड़े रहते हो और कोई एक महिला आती है तो आप कहते हो भैया गाड़ी रोकना, एक लेडीज आ रही है। अरे एक लेडीज कैसे हुई, एक महिला ही आ रही है, इसका मतलब ये हुआ एक तो महिला होगी ना, और जब एक महिला होगी तो वन लेडी, एक लेडी आ रही है। लेकिन इससे भी खराब बात ये, अगर आपने उसको लेडी बोल दिया तो वो खुद बुरा मान जाएगी कि मैं लेडीज हूं, लेडी कैसे बोला मेरे को। You're getting my point or not? So this is a problem. This is a horrible problem. ये बहुत ही वाहियात किस्म की समस्या है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषी होने के कारण किसी विदेशी भाषा को इस तरह से आत्मसात करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन वर्ड्स के अंदर जाके इनके मर्म को समझना बेहद जरूरी है। तब जाके मैं कहता हूं कि ऑलवेज फोकस ऑन द लॉजिक रादर देन गो एंड मगिंग अप द मटेरियल। रटने से बेहतर है समझना। मैंने जो बोला इसका यही मतलब है जो हिंदी में बोला। तो अब सुनना, देखो क्या है ये, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, एंड ब्रांच एंड ब्रांचेस। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। तो निष्कर्ष इससे निकल के ये आया है, और यही निष्कर्ष आपके काम देने वाला है। वो निष्कर्ष क्या देने वाला है, देखिए याद रखना कि जब भी किसी नाउन के अंदर एस अथवा ईएस जोड़ दो तो वो नाउन कैसा बन जाता, बताओ। बस यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको शुरू से। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जो एक वचन भी हो सकती है, और लेकिन अगर उस संज्ञा के अंदर, अगर उस नाउन के अंदर आपने एस अथवा ई एस जोड़ दिया तो वो नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल बनेगा। और अगर ये हटा दो तो नाउन कैसा बनेगा। अब दूसरी बात, दूसरा निष्कर्ष, सेकंड कंक्लूजन क्या है, देखो। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखोगे तो आपको ये वाले शब्द मिलेंगे या फिर ये वाले शब्द मिलेंगे। कौन से शब्द मिलेंगे बताओ, बताओ आप। अगर आप डिक्शनरी खोल के देखोगे तो आपको इधर वाले शब्द मिलेंगे या फिर इधर वाले मिलेंगे, ये आप लोग बताएंगे। आप खुद बताओ, ये बताओ कौन से शब्द मिलेंगे। आपको यही मिलेंगे। आपको बॉय मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर जरूर मिलेगा कि बॉयज इसका प्लूरल होता है, लेकिन कभी भी बॉयज गर्ल्स या ब्रांचेस जैसे शब्द मिलेंगे नहीं आपको। इसका दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि नाउन यानी संज्ञा अपने मूल रूप में हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है।
एक वचन होता है, और उसके अंदर कुछ जोड़कर आप क्या बनाओगे, प्लूरल बनाओगे। तो अभी तक केवल हमने एक पॉइंट क्लियर किया है कि नाउन प्लूरल कैसे बनता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बताऊं? ये वाली चीज क्लियर हो गई क्या? ठीक है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि जो वर्ब है वो भी कैसे सिंगुलर प्लूरल बनती है, तो जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब अपन लगा देंगे और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब इस नाउन के बाद में अपन बात करेंगे वर्ब की। लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, एक बार आप समझ लो। तो अब सुनो एक बार ध्यान से, इस हिस्से पे अपन बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, और वो वर्ड आपके पास में वर्ब, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। अब इस जो ये भी आपके पास में दोनों ही है, मतलब दोनों ही फॉर्म है। तो एक आपके पास में कौन सा होता है बताओ, प्लूरल, और एक आपके पास में कैसा होगा बताओ, सिंगुलर होगा। तो इसके भी दो प्रकार। तो वर्ब या तो प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी। अब वो कैसे होगी वो एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो सुनना, देखो क्या, जैसे मेरे पास में एक शब्द लेता हूं, बहुत आसान सा शब्द है। जैसे एक शब्द मैंने ले दिया वॉक, यानी चलना। दूसरा शब्द आपके पास में क्या है, रन, यानी दौड़ना। और इसी तरह से एक शब्द ये ले लो गौ, एंड गौ का मतलब क्या है, जाना। कम का मतलब आना। अब सुनो, तो अगर इस वॉक के अंदर मैंने क्या जोड़ दिया, वॉक्स, एस जोड़ दिया, जो हम उधर भी कर रहे थे। और इस रन के अंदर आपने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, रन्स हो गया। और इसी तरह से इस गो के अंदर ई जोड़ दिया, अपने गोस बना दिया। तो अब सुनना, देखो क्या है, इन दोनों में से बहुत गौर करके मुझे बताना कि सिंगुलर कौन से है और प्लूरल कौन से है। बताओ एक बार, सिंगुलर कौन से और प्लूरल कौन से हैं? कुछ वर्ड्स यहां पे लिखे हुए, कुछ वर्ड्स यहां पे लिखे हुए। इधर वाले क्या हैं, इधर वाले क्या हैं, सिंगुलर पक्का, और इधर वाले क्या हैं, प्लूरल, है ना। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होती। क्यों? क्योंकि ऐसा ही किस में हो रहा है, नाउन में हो रहा है। लेकिन नाउन से जस्ट ऑपोजिट होता है, विपरीत होता है। इसलिए याद रखना, ये वाले जो शब्द है वो क्या है, लिख भी तो रखा है ना, और ये वाले जो शब्द है वो क्या है। तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि नाउन के अंदर एस अथवा ईएस जुड़ने पे नाउन तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब के अंदर एस ईएस जुड़ने पे वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर बनती है। इसलिए सुनो, नाउन अपनी मूल अवस्था में हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब अपनी मूल अवस्था में हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। और अगर आपको यह पता चल गया कि वर्ब सिंगुलर प्लूरल कब बनती है, तो जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब लगा दोगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं, एक शब्द आपके पास में, आप मुझे बताना, आप ये तो समझ गए कि उधर वाले प्लूरल है और इधर वाले क्या है, सिंगुलर है। तो हमारे पास में निष्कर्ष इसका निकल के आया, और वो निष्कर्ष ये निकल के आया जो हमने उधर देखा था, क्या कि जब वर्ब के अंदर आपने एस या ईएस जोड़ दो तो वर्ब कैसी बन जाती है बताओ, सिंगुलर बन जाती है। वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर बन जाती है। तो अब सुनना, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आंसर बताना। जैसे मेरे पास एक शब्द है बॉयज, अब आप लोग बताना, राइट। मेरे पास एक शब्द क्या है, बॉयज है। इस बॉयज के अनुसार वॉक आएगा या वॉक्स आएगा, आप बताओ। वॉक आएगा ना, क्यों? क्योंकि जब ये प्लूरल है तो उधर वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। और जब मेरे पास में बॉय है तो उसके अनुसार वॉक आएगा या वॉक्स आएगा, वॉक्स आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी ऐसी आएगी जो, इज दैट राइट ना। अगला एग्जांपल देखो, मेरे पास में एक शब्द है गर्ल। इस गर्ल के अनुसार गो होगा या गोज होगा, बताओ एक, क्या होगा, गोज होगा। क्यों? क्योंकि गर्ल सिंगुलर है तो गोज मेरे पास सिंगुलर आएगा। और सुनो, अगर मेरे पास में गर्ल्स हो तो इस गर्ल्स के अनुसार गोज होगा या गो होगा, गो होगा ना। क्यों? क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है तो उधर से भी वो आपको शब्द उठाना पड़ेगा जो क्या हो। तो तीसरा निष्कर्ष और सुन लो, आपने क्या किया, जब आप ऐसा शब्द ले रहे हो जिसके अंत में एस अथवा यस जुड़ा है, तो आप ऐसी वर्ब ले रहे हो जिसके अंत में कुछ नहीं जुड़ा हो। और जब आप ऐसा शब्द ले रहे हो जिसके अंदर कुछ नहीं जुड़ा हो, तो ऐसी वर्ब ले रहे हो जिसके अंदर एस यस जुड़ा हो, तभी तो ऑपोजिट होगा ना। इसको अपन क्या बोलते बताओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते। कैसे? जैसा नाउन हो या जैसा सब्जेक्ट हो,
ठीक उसी प्रकार की आपने वर्ब का प्रयोग किया ना, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेंगे। मुझे एक चीज बताओ, ये छोटी सी बात समझ में आई या नहीं है? अब मैं ये मानता हूं कि ये 1 से लेकर 3 का ऐसा समय है जिसमें नींद आना स्वाभाविक सी बात, मुझे पता है। और दूसरी बात ये भी है, ऊपर से ये विषय भी ऐसा डाल दिया जो लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो आपकी व्यथा को मैं समझ सकता हूं, आपकी डिस्ट्रेस को मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी आपसे कहूंगा कि 2-3 महीने का स्ट्रगल है। गजेटेड ऑफिसर बनोगे, आपके पास आएंगे सिग्नेचर के लिए, आपके सिग्नेचर माने होंगे। और हमारे कितने स्टूडेंट बन चुके हैं पहले भी, अच्छी रैंक के साथ बने। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। मतलब पता है मेरे को नींद आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो और 2-4 महीने ढंग से दे लोगे ना, उसके बाद में देखना उन लोगों के से तो आगे आप निकल जाओगे। जो अभी कई लोग ये बोल रहे अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, हम क्यों करेंगे तैयारी, तो उनका नोटिफिकेशन कभी नहीं आएगा उनका। और आप बहुत खुश नसीब हो, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कि आप इस वक्त कोचिंग कर रहे हो। ये कोचिंग आपको इतना फ़ायदा दे देगी कि जब तक नोटिफिकेशन आएगा ना, तब तक आपके पास में पूरा मटेरियल होगा, आपको केवल रिवीजन की ज़रूरत होगी और वो रिवीजन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए अभी की थोड़ी भागादौड़, थोड़ी मशक्कत और कहने से कुछ नहीं होता। 11 बजे आके 8 बजे तक बैठना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपको कैसे जैसे अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखनी है और ये पढ़ाई तो आपको करनी है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब मैं आपको एक परिभाषा लिखाता हूँ, फिर ये चीज़ें मैं आपको लिखाऊंगा। अब हेडिंग डाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब ये हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब ये हेडिंग डालेंगे। यस, आप हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे किसी सेंटेंस में, किसी कौन से वाले को रिपीट करना आप बताएंगे? ओके, यस, तो आप लिखेंगे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के, यहां पर देखना नंबर यानी वचन, नंबर यानी वचन, नंबर यानी वचन, एवं एवं पर्सन, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है पर्सन, PERSON, पर्सन, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे पुरुष, पर्सन, ब्रैकेट में आप लिखोगे पुरुष, के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही, वर्ब का प्रयोग करना ही, वर्ब का प्रयोग करना ही, वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, इतना आपने लिखा। ठीक है, अब आप लिखेंगे, देखो अब आप लिखेंगे, यहां पर आप हेडिंग डालेंगे नाउन या सब्जेक्ट। देखो इसी तरह से आप लिखना नाउन या सब्जेक्ट, और फिर ये वाली लाइन लिख लेना सिंगुलर और प्लूरल, और नीचे जो एग्जाम्पल है वो भी आप लिखेंगे। यस, तो आप क्या लिखेंगे, नाउन या सब्जेक्ट, और इसके 2 भाग बनाएंगे, एक तरफ सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल। सिंगुलर में एक वचन कुछ एग्जाम्पल्स जो दे रखे वो लिखेंगे,
और प्लूरल के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप लिखेंगे। सिंगुलर की तरफ अब बहुत ही शॉर्ट में लिखाऊंगा, छोटे लिखाऊंगा, यहीं से काम बन जाएगा आपका। तो सिंगुलर यानी जो लिख रखे हैं नीचे, और प्लूरल की तरफ भी 3 एग्जाम्पल है, वो आप लिख लेंगे। ये लिखने के बाद में बताना, मैं आगे बोलूंगा फिर। ये लिख लिया, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, ये वाली मैं ना, ये वाली जो लाइन है वो लिखवाना चाहता हूं। अब इसके जस्ट बाद में आप लिखेंगे, नोट लगा के नाउन में एस या ईएस जुड़ने से नाउन प्लूरल होता है या प्लूरल बनता है। आप लिखेंगे यस, नाउन में एस अथवा ईएस जुड़ने पर, नाउन में एस अथवा ईएस जुड़ने पर नाउन प्लूरल बनता है, नाउन प्लूरल बनता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में आप हेडिंग डालें वर्ब, और ये जिस तरह से एक बार लिखा है, एक बार तो वैसे ही लिखे आप। वर्ब के भी 2 हिस्से हैं, सिंगुलर और प्लूरल, तो ये आप लिखेंगे। वर्ब के भी 2 हिस्से हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो प्लूरल पहले आ रखा है, इसमें कुछ वर्ड्स है वो लिख लेना, और सिंगुलर बाद में आ रखा है, जो कुछ वर्ड्स है वो आप एक बार लिख लो। ये लिखने के बाद में आप मुझे बताना। ओके ओके, लिख लो। वर्ब के 2 हिस्से, एक तरफ प्लूरल, दूसरी तरफ सिंगुलर, और प्लूरल में कुछ एग्जाम्पल है 3, और सिंगुलर में भी है, वो एक बार आप लिख लेंगे। ठीक है, आपने लिखा होगा अभी, अब तो लिख लिया ना, ठीक है। निष्कर्ष आप लिखेंगे, निष्कर्ष आप लिखेंगे नोट लगा के, वर्ब में एस अथवा ईएस जुड़ने पर, वर्ब में एस अथवा ईएस जुड़ने पर, वर्ब में एस अथवा ईएस जुड़ने पर वर्ब सिंगुलर बनती है, वर्ब सिंगुलर बनती है। वर्ब में एस अथवा ईएस जुड़ने से वर्ब सिंगुलर। अभी पता चला कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो जब आपने जो परिभाषा लिखी ना, उसमें एक शब्द था कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, नंबर तो हमने कर लिया, एक वचन बहुवचन, जो शब्द आपके पास में पर्सन आया था ना, पुरुष, एक बार अपन उसको भी देख लेते। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं कौन सा? फर्स्ट पर्सन, फिर कौन सा है? सेकंड पर्सन, और फिर कौन सा है? अब सुनो, देखो एक बार गौर से, जो फर्स्ट पर्सन है ना, अब आप लोग मुझे बताओ इसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? एक तो आई और एक वी आता है, ठीक है, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में कौन सा आता बताओ? शाबाश, अच्छी बात है, आप हिंदी वाले बता रहे हो। इंग्लिश मीडियम वाले को ये भी नहीं पता होता है कि ये सेकंड पर्सन में आता है क्या, तो अच्छी बात है कि आप बता पा रहे हो। और इन दोनों के अलावा जो कुछ भी बच गया वो सारा किस में जाएगा? जैसे कि आपके पास में ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नेम हो गया, या फिर दे हो गया, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो अब सुनो, बहुत ही ध्यान लगा के ना, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछता हूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है?
सुनो, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मिलकर जिसके बारे में बात की जाए और जो वहां मौजूद ना हो उसको अपन क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। इसीलिए आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि बात हम दोनों की थर्ड पर्सन को बीच में क्यों लाते? ये थर्ड पर्सन हमेशा काम को क्या करता है? इसका एक ही काम है, काम को बिगाड़ना। इसलिए थर्ड पर्सन का मतलब है कि जो व्यक्ति जहां मौजूद ही ना हो इसके बारे में क्या बात की जाए। ये स्पीकर है, ये लिसनर है, और ये अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात करें, ये वो बात। तो सुनो, आई का मतलब मैं, हम, तुम, वह, लड़का या लड़की, इट ये है किसी व्यक्ति का नेम, और ये वे, ये सभी है क्या? जैसे आपको मैंने कहा था कि वो सब्जेक्ट है लेकिन होने को तो नाउन है ना, इस तरह से ये है तो पर्सन लेकिन है क्या? ये क्या है? अभी एक ने बोला तो था इधर से कुछ, नो, नाउन ना, प्रोनाउन है ये सर्वनाम है। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पे आए। जैसे सुनो, इसका मतलब क्या है? वह है। अब सुनो, अब बार बार क्या बोलते हो? राम यहां पर आया, राम ने ये कहा, राम वहां पर गया, राम ने ये कहा। इससे क्या वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए वाक्य की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम को प्राथमिकता दी गई। तो हम क्या कहेंगे? एक बार कहेंगे राम यहाँ पे आया, उसने ये किया, उसने वो किया, फिर उसकी राम की जगह क्या आएगा? ही, उसने। तो ये शब्द नाउन के लिए ही तो आ रहा ना, प्रोनाउन होगा। ये सारे के सारे शब्द क्या प्रोनाउन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? सर। तो आपने नाउन को तो कुछ जोड़ जाड़ के प्लूरल बना दिया था, लेकिन याद रखना प्रोनाउन में कुछ भी नहीं जुड़ता है। प्रोनाउन में कुछ नहीं जुड़ता है। प्रोनाउन या तो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, अपने मूल रूप में रहता है। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आई आपके पास में है और आपने कई बार देखा कि इसमें एस जोड़ा हुआ है, ऐसा कि प्लूरल हो गया। या कभी आपने देखा कि वी है और इसमें एस जुड़ा हुआ है, नहीं जोड़ा ना। क्यों नहीं जोड़ते हो? क्योंकि सर्वनाम में कभी भी कुछ जुड़ता नहीं है। जुड़ता या घटता केवल किस में से है? नाउन के अंदर से जुड़ता है। तो ये जो प्रोनाउन है ना, ये अपने आप में या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। तो ये मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि कई बार आपको सबको पता है कि कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है यानी करता है, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन हो सकता है ना, जैसे राम आ रहा है या फिर वह आ रहा है, तो ये वह क्या है? प्रोनाउन ही तो है। इसका मतलब है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? तो अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट हो गया तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहले बताओ कि फर्स्ट पर्सन में से ये जो आई है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, बताओ बताओ। हमने पढ़ा है ना, तो रटना नहीं, ये सोच के बताना। आपको मैंने अभी क्या बताया, सुनो। आप मुझे एक चीज बताओ, आपने ये कसम खा रखी है कि हम रट के ही बताएंगे। मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने अभी कहा था आपसे जो संख्या में एक है वो सिंगुलर है और जो संख्या में ज्यादा है वो प्लूरल है। आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो ये प्लूरल आप में से कौन बता रहा? बताओ बताओ आप। अब खुद सोचो ना, मैं आपसे ऐसी कोई बात थोड़ी बता रहा हूं जो आपको वो ये बात तो हमें पहली बार पता चली। ये बहुत कॉमन सी बात है भाई। आई का मतलब होता है मैं। अब मैं कैसे बहुवचन हो जाऊंगा बोलो आप? मुझे पता है एक सवाल आपके दिमाग में कौन रहा है कि हमने सुना तो है, ऐसा होता तो है, वो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। मैं अभी आपसे जो पूछ रहा हूं वो बताओ कि आई होता क्या है? मैं, और मैं का मतलब एक है, और इसका मतलब क्या है? हम। तो हम क्या है? प्लूरल है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसका मतलब सुनो एक बार, क्या है कि ये जो वी है ना, ये तो आपके पास में क्या है? ये तो क्या है? प्लूरल है। लेकिन ध्यान से सुनो एक बार, ये जो आई है ना, इसके अंदर कुछ अपवाद वाली बातें हैं। क्या है? अपवाद। और अपवाद हर जगह तो लैंग्वेज में भी है।
और इस लैंग्वेज में तो इतने अपवाद है जितने रूल ही नहीं है। ये तो भाषा ही एक ऐसी है जिसके अंदर इतने अपवाद भरे पड़े हैं कि अगर इसको बहुत ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो पढ़ने वाला ये कहेगा कि इससे अच्छा तो मैं नहीं पढ़ता तो ही बेहतर है। स्पोकन तो ठीक है, लेकिन रूल्स में घुसोगे ना तो बहुत ज़्यादा अपवाद आपको मिल जाएंगे। और ये आपके हिंदी में भी मिलेंगे, जरूरी नहीं हर भाषा में होगा। क्यों? क्योंकि भाषा की वैज्ञानिकता कभी सिद्ध नहीं की जा सकती। भाषा की वैज्ञानिकता सिद्ध नहीं किया जा सकती। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप पढ़ते हो मुक्तावली, मुक्तावली संधि पढ़ते हो, पढ़िए। मुक्तावली का संधि विच्छेद क्या होगा? मुक्ताधन अवली या आवली? बताओ आप। ये दोनों ही है। अरे दोनों ही सही है, अवली भी सही है और आवली भी सही है। और इसका लॉजिक कभी ढूंढ के दिखा दो मेरे को। इसका लॉजिक यही है कि हमारे जो पुरखे या बुजुर्ग है उन्होंने अवली को कभी आवली भी बोल दिया, इसलिए भाषा में शामिल कर लिया गया इसको। इसलिए भाषा केवल अपने मनोयोग या मनोभाव को प्रदर्शित करने का तरीका है, इसलिए इसमें अपवाद होना एक सामान्य सी बात है। तो इसमें भी होगा, हिंदी में भी होगा, संस्कृत हर भाषा में होगा अपवाद। इसलिए यहाँ पर इस मामले को अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी कई विरोधाभास आपको नजर आएंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आई, तो दो चीजें, एक होता फॉर्म, एक होता फंक्शन। फॉर्म का मतलब होता रूप और फंक्शन का मतलब है कार्य। रूप क्या है इसका? रूप तो एक वचन है, क्यों? आई का मतलब मैं मतलब एक वचन। लेकिन फंक्शन ये दोनों तरह से करता है, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी। तो अगर पूछे आई क्या है, तो फॉर्म के अंदर तो एक वचन ही है, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, और मैं कैसे बहुवचन हो सकता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? काम दोनों तरह से करता है, सिंगुलर का भी और प्लूरल का है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम टेंस की छोटी सी बात करते हैं। टेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। आपने बचपन से कितने प्रकार के पढ़े? तीन। मैंने भी तीन पढ़े थे, लेकिन बाद में जाके पता चला कि तीन गलत। देखो टेंस दो ही होते हैं अगर देखा जाए तो, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, जो कि हम अब तक पढ़ते हैं। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता। अभी तो आप इतना ही माने कि टेंस कितने प्रकार के बताओ? दो प्रकार के। एक कौन सा? प्रेजेंट। एक कौन सा? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और पास्ट का मतलब। तो अगर आप प्रेजेंट की बात करो, अगर आप किसकी बात करो, तो आई प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या होगा बताओ? प्लूरल होगा। प्रेजेंट में क्या होगा? प्लूरल। और अगर आप पास्ट की बात करो, किसकी बात करो बताओ? पास्ट की। तो पास्ट में क्या होगा? यस, ये चीज आपको लिखनी है। आई प्रेजेंट में क्या होगा? प्लूरल होगा। पास्ट में क्या होगा? सिंगुलर होगा। और दूसरा जो शब्द आपके पास में ना वी, ये हर टेंस में क्या होगा बताओ? फिर देखो ये जो यू है ये हर स्थिति में कैसा होगा? और इस वाली लाइन में से केवल ये शब्द उठा लो, ये हर स्थिति में क्या होगा? बाकी हर एक स्थिति में क्या होंगे? सिंगुलर होंगे, चाहे किसी व्यक्ति का नाम ही क्यों ना हो। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर मैं कहता हूं लड़का और एक कहता हूं राम, बताओ लड़का कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? शाबाश, जातिवाचक। इंग्लिश में बोलते कॉमन नाउन। और राम कौन सा नाउन है? व्यक्तिवाचक। इंग्लिश में बोलते प्रॉपर नाउन। अब सवाल सुनना मेरा ध्यान से, लड़का तो लड़के हो सकते हैं, लेकिन क्या राम राम में हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता ना। इसलिए एक चीज याद रखना, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, तभी मैंने नेम लिखा वहां पे, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। और तीसरी बात जिसमें कंफ्यूजन बना रहता है, और आप हिंदी की ये संज्ञा पढ़ते वक्त भी इसके अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वो क्या है? हम कैसे पहचाने कि कोई भी संज्ञा व्यक्तिवाचक है या नहीं है? तो अलग अलग तरीके, लेकिन एक तरीका बताता हूं, हमेशा काम देगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक है, ये याद रखना बस। व्यक्तिवाचक संज्ञा
वो संज्ञा है जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक। अब कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के देखिए, समझ गए ना? तो ये याद रखना। और अगर कोई संज्ञा यानी कोई नाउन व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर है, वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। इसलिए आपने किसी व्यक्ति के नाम को कभी प्लूरल देखा ही नहीं होगा आज तक, इसी यही वजह एक। तो ये आपके पास में पर्सन है, तो आपकी जो नेक्स्ट मतलब आप हेडिंग डालोगे वो ठीक इसी प्रकार से लिखोगे जैसा लिखा हुआ है, ये आपके पास में क्या है, पर्सन। और ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार। एक बार ये लिखो, हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली ऑर्डिनल्स है, ऑर्डिनल्स है। तो ऑर्डिनल्स को हम हमेशा याद रखना कि अगर 3 से आगे जाएंगे ना तो फिर तो टीएच लगाएंगे हम सब में, लेकिन ये ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल्स को इसी क्रम में लिखा जाता है। पहला होगा उसमें एस टी फर्स्ट। अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट आप लिखोगे तो स्पेलिंग क्या होगी, FIRST, एस टी लगाया। सेकेंड लिखोगे तो स्पेलिंग क्या होगी, SECOND, एनडी लगाया। थर्ड लिखोगे तो स्पेलिंग, हाँ नहीं करते, वो तो सिंपल ही वैसे ही आ जाएगा। अगर आप ऐसे लिखते हो तो करोगे, रोमन तो वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ही माना जाएगा, उसमें जरूरत नहीं है। ठीक, तो 6 घंटे आपके सब्जेक्ट की चलती है, 5 घंटे, 1 घंटे का बीच में ब्रेक वगैरह है ना, ऐसे 3 to 8 है ना, तो 1 घंटे का अभी ये गैप लग जाएगा, 2 से 3 नहीं। अच्छा, ओ अच्छा, 1 से 3, ओ राइट राइट राइट, हाँ सही। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी में आपका, कॉन्टिनेंट चल रहा है। ये वाले लिख लिए, तो हमारा कुछ बेसिक सब क्लियर हुआ। अब मैं एग्जाम्पल डालूंगा, आपको मैं जो लिखवा रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, नोट्स भी नहीं पढ़ने आपको, केवल जो लिखवा रहा हूं वो ही पढ़ना है। और आपको एक्सरसाइज दूंगा वो करनी है, बार बार बहुत कम लिखवाऊंगा, अभी तो बेसिक चल रहा है इसलिए लिखवाना पड़ा, बहुत कम लिखवाऊंगा और बहुत ही सारगर्भित लिखवाऊंगा। और ये मान के चलो कि जैसे महीना भर का मतलब अगर 1-1 घंटे की रही, 2 घंटे की रही तो 15 दिन, और 1 घंटे की रही तो महीना भर का कोर्स है, उसमें आपके निश्चित रूप से 10 में से 8 नंबर तो आप मान के चलना कि हो ही जाएंगे। तो फर्स्ट पेपर में आपका जो लीड लेने का काम है ना, वो इंग्लिश करे, न कि आपका ऐसा डरे कि यार इंग्लिश की वजह से नंबर कट गया, नहीं कटेगा बिल्कुल भी। फिर से बता, बहुत सामान्य सवाल पूछे गए हैं, आपको इसलिए मुश्किल लग रही है क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं, बस इतनी सी बात, बाकी बहुत सामान्य सवाल पूछे। मतलब इतने दूर दूर के ऑप्शन देता वो खुद चला के, कि अगर आपने कुछ बेस ये वाली चीजें ही पढ़ ली ना जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से सवाल को अटेम्प्ट कर लेंगे। ये पिछले पेपर में भी ऐसा हुआ, 2-3 पेपर हुए थे पारियों में, सभी में ऐसा ही हुआ, और इस बार भी ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि पेपर भी तो जनरल है ना आपका। अगर ये, और आपको मैं तो ये कह दूं कि जनरल छोड़ो आप, ये जो सब्जेक्ट का होता है ना लिटरेचर वालों का,
ग्रामर तो उनमें भी ऐसी ही आती है। इस बार सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था और हमने रीड का बेस पढ़ाया था, जो L2 वाला जिनका सब्जेक्ट है, और वो बच्चे उस L2 से ही सेकंड ग्रेड करके आ गए, L2 से ही करके आ गए, इसी संस्था में था। मतलब जो L2 का करवाया, ये L2 का है, और सेकंड ग्रेड में से एक भी बाहर नहीं गया जो ग्रामर में जो टॉपिक था। तो मैं दोबारा से ये कहूँगा कि इसमें मुझे बड़ी खुशी बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपका बेसिक्स अच्छा ना, तो आपको लगेगा कि सवालों का स्तर ऐसा ही आ रहा है। अगर ऐसा होता ना कि कोई पता नहीं इस तरह का सेंटेंस दे दिया, समझ में नहीं आ रहा, तब तो हम खुशी हो। लेकिन सवालों का लेवल ही ये पूछा जाता है कि अगर आपके ठीक ठाक बेसिक्स है तो आप कर दोगे। यही आपका ग्रेड फर्स्ट में होने वाला है। तो ये चीज़ आप याद रखना। आप तो केवल ये जो पोथी आप बना रहे हो छोटी सी इंग्लिश के अंदर, जितने भी पन्ने आपके भरे जाएंगे, उनका रिवीजन कर लेना। ये आपके 30 जो सवाल सही होने, उनमें से काफ़ी मदद कर देगा। आपके 3-4 सवाल तो कर ही देगा 5। और अगर बाकी सवाल कर लोगे, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं है कि आप सब्जेक्ट के अंदर कोई दिक्कत होगी क्या। सब्जेक्ट तो आपका नो डाउट अच्छा ही जाएगा और सबका अच्छा ही जाता है, पर फर्स्ट पेपर आपका कहीं ऐसा ना हो कि आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट पेपर पे भी आपको ध्यान देना। अभी टाइम बचा है तो आपको अच्छे से ध्यान देना। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूँ, आप आंसर बता दोगे? ठीक है। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल है और इन एग्जाम्पल का आप आंसर बताना। अभी आपको पता चल गया कि नाउन सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, वर्ब कैसे बनती है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सोच समझ के ध्यान देना। ये आपको पता चल ही गया, ये आपने लिख लिया होगा। तो सुनो, बहुत कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सामान्य एग्जाम्पल है। अभी जब अपन टेस्ट लेंगे तो उसमें सारे आए हुए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप मुझे बताना क्या है। पहला सवाल आप लिखते भी जाना और साथ साथ ये भी देख लेना कौन सा आएगा। पहला सवाल आपके पास में है, अब ये आप मतलब लिखते भी जाओ और साथ साथ बता भी जाना कि कौन सा क्या सा। दूसरा,
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप आराम से देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी सेंटेंसेस है उसमें से आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। सही आंसर आपको बताना। यस, बता दोगे? आप लिख लो और लिखने के बाद में आपसे मैं पूछूंगा, अब सीधा सीधा आंसर मुझे बताना कि आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल या पहला स्टेटमेंट या पहला वाक्य आपके पास में है ये, टीचर्स, उसके बाद में लव या लव्स गुड स्टूडेंट्स, क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, आपने सही बताया, क्योंकि ये जो शब्द है टीचर्स ये प्लूरल है। क्यों? क्योंकि नाउन में एस ई एस जुड़ने पर नाउन प्लूरल बनता है। अब मुझे वर्ब भी प्लूरल चाहिए। हमने ऐसा पढ़ा है कि वर्ब में एस ई एस जुड़ने पे वर्ब सिंगुलर बनती है और वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होती है। इसलिए यहाँ पे चूंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे लव आएगा जो कि प्लूरल है। सही आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट लव। सेकंड आपके पास में स्टेटमेंट, ही बी स्लर्पिंग टी यस्टरडे। अब इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आंसर क्या होगा बताओ? तो क्योंकि एक नया शब्द आपके पास में है बी, और इस बी को लेकर आपके अंदर हो सकता है कि कोई दिक्कत हो। अब हम क्या करें, बी का क्या करें, हमने सुना नहीं कभी। तो जब ब्रैकेट के अंदर बी आ जाए ना तो उसका मतलब बी नहीं होता है। उसका मतलब क्या होता है आप समझना ध्यान से। यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर मैं बी आ जाए ना ब्रैकेट में जब भी, तो इस बी का मतलब है या तो इज या एम या आर या वोज या, देखो बी में कितनी फॉर्म्स होती है? 5 होती है, वैसे तो 8 होती है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो कितनी होती है बताओ? 5 होती है। तो अगर किसी भी सेंटेंस के ब्रैकेट में आपको बी मिल जाए ना तो वो बी है ही नहीं, वो एक्चुअल में क्या है? इज एम आर वाज वर, यानी इन 5 में से आपको एक लगाना है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है पास्ट, भूतकाल की बात कर रहा हूं, बीता हुआ। तो आप सबको पता है कि इजएमआर का प्रयोग किस में किया जाता है? प्रेजेंट में। और वोजवर का प्रयोग किस में किया जाता है? आप सबको पता है कि ये जो इजएमआर है ये तो आ ही नहीं सकते यहां पे। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे लिखा हुआ है। 3 तो वैसे डिलीट हो गए। अब या तो आएगा वोज और या फिर क्या आएगा बताओ? वर आएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, वोज सिंगुलर है या वर सिंगुलर है? वोज सिंगुलर है और वर क्या है? प्लूरल है। आप खुद बताओ, ये जो ही है, ही अभी बताया था, ही क्या होता है? सिंगुलर। इसलिए इन दोनों में से क्या लगेगा? वोज लगेगा। तो यहां पर आपके पास में आंसर क्या होगा बताओ? वोज होगा। और सुनो एक बार, अब सुनना ध्यान से, देखो अगर इस यस्टरडे की जगह एक शब्द आ जाता नाउ, नाउ अभी, तो फिर आंसर क्या होता? क्या होता आंसर? इज होता। शाबाश। वाजवर नहीं आता। क्यों? नाउ का मतलब अब यानी प्रेजेंट है। इन तीनों में से आता एम आई के साथ आता है, आर प्लूरल है, इज सिंगुलर है, तो इज आ जाता फिर। तो दूसरा भी सही है, ये जरूर याद रखना बी के अंदर। अच्छा आपको अभी बता देता हूं, सुनो एक बार। अगर ब्रैकेट में बी आ जाए तो 5 है। अगर ब्रैकेट में आपके पास में क्या आ जाए? हैव आ जाए, तो हैव में 3 फॉर्म होती है। एक तो खुद हैव, एक आपके पास में हैज, और एक आपके पास में हैड। और एक और बता दूं, एक आपके पास में एक और क्या बच गया? डू बच गया। अगर ब्रैकेट में डू आ जाए ना तो डू के भी 3 फॉर्म है। एक तो खुद डू, एक डज और एक
डिड। अब सुनो, सुनो एक बार, यहाँ तक क्लियर है ना? अब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे, अब ना बहुत गौर से आंसर बताना मेरे को इस चीज का। सुनो एक बार गौर से। आपने ये कह दी इज, ये तो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, एक वचन, आई के साथ बहुवचन, एक वचन बहुवचन, सबको पता है। और ये हैव, तो इसमें से बताओ प्रेजेंट कौन सा और पास्ट कौन सा है? ये दोनों तो क्या है? और ये क्या है? इनमें से प्रेजेंट क्या है और ये क्या है? अब सुनो, प्रेजेंट तो है, हैव और हैज में से सिंगुलर क्या और प्लूरल क्या है? ये तो प्लूरल, ये सिंगुलर, वेरी गुड। और ये क्या है? ये क्या बताओ? कुछ तो होगा ना। अब खुद मुझे एक सवाल का आंसर बताओ। जब सब, देखो इन दोनों की बात कर रहा हूं, जब सब्जेक्ट प्लूरल आया तो इन दोनों में से ये आ गया, जब सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो दोनों में से ये आया। ये प्रभावित होते या नहीं होते बताओ? सब्जेक्ट से प्रभावित होते या नहीं होते? होते। तभी तो जब प्लूरल था तो ये आ गया सिंगुलर। ये हेड वाला क्या मसला है ये बताओ एक बार। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इससे आपको शायद कुछ समझ में। जैसे मान लो कि आप सुबह सुबह सो रहे हो और आपके पास में कोई कॉल आता है, राइट? यू गेट अ कॉल अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपको कॉल जैसे आप अटेंड करते तो आपको ये कहते कि आपसे अच्छा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो एक बार तो आप नंबर चेक करोगे कि मेरे पास ही मिला है क्या? क्यों? क्योंकि हमें अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन है कि हम कैसे इंसान हैं। लेकिन फिर उसने ये तय कर दिया या ये पुख्ता कर दिया कि आपके पास ही कॉल है, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई दी, और आपका जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा तो पूरे दिन कैसे रहोगे बताओ? अच्छे रहोगे ना, राइट? दूसरे दिन आप उठे और आपके पास में वही कॉल आया, और आपने जैसे ही कॉल उठाया उसने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि मैंने आपको ऐसा कहा, आपसे डॉट 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 तो मैंने कोई आदमी नहीं देखा। अब बताओ पूरा दिन आपका कैसा रहेगा? कैसा रहेगा बताओ? खराब जाएगा। मेरा मतलब ये है इस बात से कहने का कि आप अपनी लाइफ में खुश या दुखी खुद की वजह से हो रहे हो या किसी और की वजह से हो रहे हो, राइट? इसका मतलब है कि आपको कंट्रोल कोई और पर्सन कर रहा, राइट? तो आप यहां पे किसी और पर्सन से प्रभावित हो रहे हो, इज दैट राइट और नॉट? ये है हैज और हैव में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो हैज आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल आया तो हैव आ गया, प्रभावित हो रहे। लेकिन तीसरी कंडीशन देखो, अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे हो तो इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई व्यक्ति आपको कहता हो कि आप बहुत बुरे हो तो इस चीज से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कौन जान सकता बताओ? तो आप उस पर्सन से क्यों अप्रभावित हो? यही सिचुएशन आपकी होती है हेड की। हेड सब्जेक्ट से अप्रभावित होता है, यानी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आए चाहे सब्जेक्ट प्लूरल आए, हेड हमेशा क्या होगा? हेड ही रहेगा, बशर्ते वाक्य पास्ट का हो। तो पास्ट में कभी भी हैज है वो कभी नहीं आ सकते, पास्ट में केवल एक ही चीज आएगी और वो क्या है? हेड है। और प्रेजेंट में क्या आएगा? हैज या हैव, जो प्रभावित होंगे, लेकिन हेड कभी प्रभावित नहीं होगा। और यही स्थिति इसमें है। प्रेजेंट की अगर बात करो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज, लेकिन अगर वाक्य पास्ट का है तो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दोनों के साथ क्या आएगा? डिड आएगा। ये इसका मेन फंक्शन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसलिए यहां पे आपने बी में से क्या लगाया? वॉज लगाया। और वो तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। वो मिला के 11 है टोटल हेल्पिंग वर्ब 24 होती है, 13 मॉडल्स 11 ये प्राइमरी, 11 और 13 मिला के कितनी हो गई? 24। सुनो अब ये देखो, माई मदर वॉश या वॉशेस माई क्लाउड्स, क्या आंसर होगा? यस प्लीज टेल। अच्छा, 1 नंबर या 2 नंबर? बोलो क्या 2 नंबर? फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? हाँ, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन कौन बोल रहे हैं? आप सोचो एक बार, क्या है कि माई मदर, मेरी मदर, आपकी भी मदर है, सिंगुलर है या प्लूरल है?
तो ये तो प्लूरल है। अगर आप इसको मान रहे हो, इसका मतलब है कि माता जी क्या है, प्लूरल है, जो कभी नहीं हो सकता ना भाई। माई मदर है या योर मदर है, सिंगुलर है या नहीं, ये बताओ, क्योंकि मदर क्या होती है, एक होती है। तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब में एस एस जुड़ने पर वर्ब क्या बनती है, तो फिर वोशिश नहीं आएगा क्या, बताओ आएगा या नहीं आएगा? यस। फिर तीसरा सेंटेंस देखो क्या है, वी नो या वी नोज द ट्रूथ, हमें सच्चाई का पता है। वी नो द ट्रूथ, हमें सच्चाई का पता है। तो बताओ फिर आंसर क्या है अगर आपको सच्चाई का पता है? यानी फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, क्या आएगा? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वी यानी हम, जो कि प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। वर्ब में एस ये जुड़ने पर तो वर्ब सिंगुलर बनती है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? और आगे देखो अब पांचवा क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू वोट फॉर हिम, इसमें तो आंसर क्या आएगा बताओ? अगर आपको ब्रैकेट में हैव मिल जाए तो हम मान के चलेंगे कि यहां पे तीन ऑप्शन हो सकते हैं। हम क्या मान के चलेंगे कि इसका मतलब है कि या तो आपके पास में हैव, और इस तरह का सवाल इस बार फर्स्ट मतलब ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था, जिसका मैं रेफरेंस देके भी आपको बताऊंगा, इसी बार के एग्जाम में जो हुआ था। और एक आपके पास में क्या है, हैज, और एक आपके पास में क्या है, ये तो मानते हो ना। अब हमें इन तीनों में से एक ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा। तो सुनो ध्यान से, क्या है, कुछ भी आए लेकिन इसके अंदर ये तो नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकता ना। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स ये प्लूरल है ना, तो ये तो सिंगुलर है, ये तो आ ही नहीं सकता। और अगर ये सेंटेंस पास्ट का है, अगर है तो हैड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हैव आ जाएगा, ये तो मानते हो ना। अब सवाल ये है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब मैं आपसे इसीलिए पूछता हूं क्योंकि आप लोग पहचान पाओ। बताओ ये कितने लोग हैं जो बोल रहे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है? कितने लोग बोल रहे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है? और कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सेंटेंस पास्ट का है? हाँ, अब मैं आपकी एक और प्रॉब्लम बताता हूं। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है और जब भी किसी एक स्टूडेंट ने बोल दिया, आप ये मान लेते हो कि वो स्टूडेंट पूरी तरह से सही है। और आपका कॉन्फिडेंस बता दूं, आपका कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप हाथ ऊपर कर देते हो इधर उधर देख के कि और भी कर रहे हैं क्या, तो फिर हम भी कर दें, ऐसे थोड़ी करना है। देखो, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, इन्होंने कहा कि ये पास्ट है, तो ये तो इनका मत है ना। इन अच्छी बात है, इन्होंने बोला क्योंकि मत प्रकट तो कर रहे, लेकिन बाकी लोगों ने ये सोच लिया कि हाँ यही है, तभी तो इन्होंने बोला है। तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना कुछ कि सही है या गलत है। अब सुनो, अगर आप ये कहते हो कि ये सेंटेंस पास्ट का है, कौन सा शब्द है जो मुझे बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट का है? तो वो तो प्रेजेंट में भी हैज के बाद थर्ड फॉर्म में आती है। और अगर आप कहते हो ये प्रेजेंट का है, तो कौन सा शब्द है जो बता रहा है ये प्रेजेंट का है? आप मुझे बताओ। इस सेंटेंस के अंदर कोई शब्द ही नहीं है जो ये बता पाए कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है। आप मुझे कैसे बता सकते हो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का या पास्ट का है? कोई ना कोई ये बता सकते हो, ये यस्टरडे, ये बता, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं शब्द, इसके अंदर ऑप्शन दे दिए मैंने। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़कर आप कैसे बता दोगे कि ये भूतकाल है या वर्तमान काल है? कोई ना कोई शब्द तो होगा ना। इसके अंदर कोई भी शब्द नहीं है, और है तो मुझे भी बता दो, आप बता दो। ये है विद्यार्थी, ये है फैसला लिया है, ये है वोट करने का उसके पक्ष में। इसमें कहां शब्द आ रहा है जो पास्ट है प्रेजेंट बता रहा है? इसका मतलब है ये न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई काल नहीं है। और अब मानना यहां पर क्या है, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर काल निर्धारित ना होना, तो बेहतर ये माना जाता है, हमेशा सही नहीं बोल रहा हूं लैंग्वेज पे, बेहतर ये माना जाता है कि उसको प्रेजेंट में मान लो। अगर उसको पास्ट में मान लिया तो गलत कभी नहीं होगा, याद रखना, गलत कभी नहीं होगा। अगर आप इसमें हेड लगा दिया ना तो भी सही होगा सेंटेंस,
और हैव लगा दिया तो भी सही होगा। दोनों का फर्क क्या है? विद्यार्थियों ने उसके पक्ष में वोट करने का फैसला लिया है या विद्यार्थियों ने उसके पक्ष में वोट करने का फैसला लिया था। दोनों ही तो सही है, क्या प्रॉब्लम है? हैव कर दोगे तो लिया है और हैड कर दोगे तो लिया था, दोनों ही तो फर्क है। इसका मतलब है कि इसमें हैव और हैड भी आ सकते हैं, आ तो दोनों सकते हैं, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो हम जिस सेंटेंस के अंदर आप टेंस डिसाइड नहीं कर पाओ तो बेहतर यह माना जाता है कि इसको किस में मान लो? प्रेजेंट में। बाकी गलत पास्ट भी नहीं होता है। इसलिए अपन ऐसी स्थिति में इसका सही आंसर क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? हैव। हेड गलत नहीं है, मैं दोबारा से बता दूं आपको, ऐसा मत सोचना कि हेड गलत है। बट अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब आपको कुछ देखना पड़े तो फिर आपका आंसर क्या होगा? अभी इस 5 सेंटेंस में से आप कोई है जिनके 5 के 5 ठीक गए हो, या फिर पांचों के आंसर सही है, या 4 सही है आप में से कि 4 तो सही? ठीक नहीं, मतलब पहली दफा हो सकता है कि आपको शायद ऐसा कुछ लगे या फिर समझ में नहीं आए, ये चीज तो नेचुरल सी है। लेकिन ये जो चीज हमने आज अभी तक पढ़ी, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, कोई सवाल है क्या आपका? कुछ पूछना चाहते हो क्या? ये बताओ आप, बताओ। कोई भी क्वेश्चन आपका है? तो दोपहर तक आते आते तो सारे सवाल वैसे ही चल जाते हैं ना, परेशान होके, तो क्या सवाल बचते होंगे? या कोई सवाल होगा तब हो सकता? तो ये अभी तक हमने केवल इस टॉपिक की जो परिभाषा थी ना वो क्लियर की है। मतलब मैं इसका पहला नियम भी नहीं करवाया मैंने अभी तक आपको। अभी तक केवल हमने पहली परिभाषा क्लियर की है। घड़ी सही जगह लगा रखी है आपके लिए कि आपको समय समय पे पता चले कि क्या समय हो रखा है। भाई घड़ी सामने रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब आप लोग जब समय देखते रहते हो ना तो बड़ा मुश्किल से कटता है ये। अगर नहीं देखते हो ना तब थोड़ा सा आसानी से कट जाता है। तो इसकी तरफ तो मैं देख लूंगा, आप परेशान मत हुआ करो। तो अब सुनो, देखो ध्यान से। 5 मिनट अपन थोड़ी सी इस पर चर्चा करते, फिर आपको मैं 10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा। आप जो भी है पानी वानी पीना चाहो आप पी लेना 10 मिनट में। तो आज हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा उसका नाम था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसका मतलब ये था, नया कुछ नहीं पढ़ूंगा, जो पढ़ाया वही मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार यानी नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। उसमें सबसे पहला हमने वचन पढ़ा था, नंबर, जो 2 प्रकार के, सिंगुलर प्लूरल। तो नाउन मूल अवस्था में सिंगुलर रहता है, उसमें एस ई एस जोड़ने पे क्या बनता है? प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब अपनी मूल अवस्था में प्लूरल होती है, उसमें एस ई एस जोड़ने पे क्या होता है? सिंगुलर बनती है। फिर हमने पर्सन के बारे में पढ़ा, पुरुष, जो प्रथम पुरुष जिसमें आई और वी होता है। आई प्रेजेंट में प्लूरल, पास्ट में सिंगुलर, और वी होता है वो हर स्थिति में प्लूरल। सेकंड पर्सन में यू होता है जो हर स्थिति में प्लूरल होगा। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम या दे को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। हमने बी फॉर्म के बारे में पढ़ा जिसके 5 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, वोज, वर। इज, एम, आर प्रेजेंट में और वोज, वर पास्ट। फिर हमने ये पढ़ा कि डू के अंदर भी 3 होता है, डू, डज और डिड। डू, डज प्रेजेंट, डिड पास्ट। और हैव में भी 3 होते हैं, हैज, हैव प्रेजेंट और हैड पास्ट। तो ये हमने पढ़ा। इसके अनुसार जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो, इस टॉपिक को लेके आपको मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। 2-3 चीजें ये है कि एक तो ये जैसे ही टॉपिक पूरा होगा, जो अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कल से इसकी शुरुआत होगी रूल्स के साथ में, तो अपन टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट के लिए आप तैयार हो ना? जैसे ही टॉपिक पूरा होगा आप बस इतना सा कष्ट कर लो। अंग्रेजी के मामले में आप जैसे यहां पर जाने के बाद में पूरे दिन में से आप अंग्रेजी को 20 मिनट दे सकते हो क्या? 20 मिनट दे सकते हो क्या? बताओ। 10 मिनट वो कम हो जाएगा यार, 10 तो मत दो।
20 अगर दे पाओ तो आप केवल इतना सा काम करना जो आपके लिए कारगर स्थिति होगी ना। जैसे आप मान के चलो कि कोई भी टीचर आपको 1 या 2 घंटे पढ़ा रहा है ना, तो मुश्किल से आप कितने पेजेस होंगे आपके पास में? 2 पेजेस। आप देख लो 2 भी नहीं भरे होंगे, है ना। तो चलो ठीक है, आप 15 मिनट तो दे दो, 15 मिनट तो दे दोगे ना, ठीक है। अब 15 मिनट ही मांग रहा हूँ हर दिन आपको क्लास के अलावा। आप एक काम करना, अभी बाकी सब्जेक्ट के लिए अपन बाद में बात करेंगे, अभी इसके लिए बात करते हैं। आपको करना क्या है कि जैसे आप 8 बजे यहाँ से जाओगे ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि फिर 10 बजे से पहले तो आप क्या पढ़ोगे, है ना। 10 से पहले तो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि फिर मशीन थोड़ी हो आप लोग। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 11 से 8 भी कैसे पढ़ लेते हो आप, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे पढ़ लेते हो 8, मतलब 11 से 8, बड़ा मुश्किल होता है। बट बेटे बेटे लेकिन मस्तिष्क के लेवल पे आप कैसे पढ़ते हो? तो 10 बजे आप एक काम कर लो, केवल इन पेजेस को पहली बार में 5 मिनट में आपको रिवाइज करना है। कितने मिनट में? 5। आप ये मत कहना कि हम डेप्थ में जाने की 1% जरूरत नहीं है, आपको केवल 5 मिनट ही देना है पहली बार में। इन 2 पेज को या 1 पेज को 5 मिनट में पढ़ना है। 5 मिनट पूरी हुई, जस्ट बाद में इसी पेजेस को 5 मिनट में दोबारा पढ़ना है। आपने कितने मिनट दे दिए? इससे 11वां मिनट नहीं मांग रहा मैं आपको। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, या फिर मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट दे दो। 5 मिनट में आपको केवल पढ़ना, आपको याद नहीं करना है, याद रखना। आपको यही याद रखना कि याद नहीं करना है। क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बाद में बताऊंगा। लेकिन आप देखना, इसको 3 बार पढ़ना, मेरा मतलब ये, और केवल 5 और 5 मिनट देना है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो प्रेशर बिल्कुल मत लेना। अगर आपने 5 मिनट पढ़े ना, ये मल्टीपल टाइम्स जब भी कोई चीज आपके माइंड में जाती है ना, वो ज्यादा रिटेन होती है, बजाय कि किसी चीज को बहुत गहराई में और समझ समझ के पढ़ना, जो हम अक्सर गलती करते हैं। किसी चीज को समय देते तो मस्तिष्क के लेवल पे अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तो आपका माइंड भी वैसे ही काम करने लगेगा धीरे धीरे। फिर एग्जाम में जाके भी प्रश्नों को आप धीरे धीरे पढ़ोगे और ऑप्शन भी धीरे धीरे देखोगे। तो माइंड के लेवल पे आपके माइंड को बनाना शार्प, और शार्प तब बनाओगे जब रिवीजन के अंदर आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। फिर इन, एक कोई कमेंट है, हाँ चलो ये तो ठीक, इनको तो बाद में भी रिप्लाई दे सकते हैं ना अपन इनके थ्रू। तो वही वर्ब वाला सवाल है। लेकिन मैं आपसे दोबारा से पूछना चाहूंगा एक चीज, इस टॉपिक की मैंने, मेरा खुद का वैसे चैनल भी बना रखा है यूट्यूब पे। अभी रिसेंट आया हूँ मैं, ऑफलाइन तो काफ़ी लंबे टाइम से हूँ, लेकिन रिसेंटली मैं ऑनलाइन भी मैंने स्टार्ट किया। इस टॉपिक की मैंने 3 घंटे की, 1-1 घंटे करके क्लासेस डाल रखी है, क्वेश्चन फॉर्म की। आपने ये टॉपिक पढ़ के केवल वो क्लासेस देख लेना, आपको 1% भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देख लें, मेरे इस नाम से देखो, आप ये आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाऊंगा मैं इस नाम से। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डालोगे, आपको क्लासेस मिल जाएगी। आप केवल प्रैक्टिस कर लेना, मतलब केवल आपको क्या करना है? क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। सारे टॉपिक्स में जितने अपन यहां पे पढ़ रहे हैं, क्लास के बाद में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। और फायदा आपको क्या होगा? अगर आप ये 3 चरण से गुजर जाओगे ना, तो आपको 1% भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। शॉर्ट पढ़ेंगे, हाँ बताओ। हाँ हाँ, हमें आई का एग्जाम्पल आपको बता दूंगा, आप चाहो तो मैं अभी बता दूं, अभी बता देता हूं, लोग, है ना। आई के 2 एग्जाम्पल बता दूं, दो, देखो 2 एग्जाम्पल आप देख लो, उसके बाद में अपन इसको वो कर देते फिनिश। देखो पहला एग्जाम्पल आपके पास में है, और दूसरा एग्जाम्पल। हाँ, यस यस दिस।
देखो पहला है ना, अब आप देखोगे इसका आंसर आपका क्या है, और सेकंड आपके पास में है वो देख लो प्रेजेंट में। जैसे देखिए अब सुनो, ये दो एग्जाम्पल है, इन दोनों के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट और पास्ट में। तो सुनो, पहला जो सेंटेंस है आप मुझे बताओ कि ये कौन से टेंस का है, आप खुद बताओ। पास्ट का है। कैसे पता चला पास्ट का है, बताओ एक बार, पता कैसे चला पास्ट का है? सुनो, कम की सेकंड फॉर्म क्या दे रखी है, इससे पता चला कि ये कौन सा है, पास्ट का है। अगर ये पास्ट का है तो बी फॉर्म में से क्या निकालोगे, इज एम आर वोज वर, इज एम आर तो आ नहीं सकता, प्रेजेंट है, वोज या वर, तो यहां पे क्या आएगा बताओ, क्यों? क्योंकि आई को पास्ट में क्या माना जाएगा, अरे भाई सिंगुलर माना जाएगा, अभी तो बताया था, तो वर नहीं आएगा, वो जाएगा। अब सुनो, यहां पे आई लाइक या लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, ठीक है, तो यहां पर लाइक और लाइक्स, तो ये प्रेजेंट का है, लाइक प्लूरल है, लाइक्स सिंगुलर है, तो यहां पे क्या जाएगा, लाइक आ जाएगा। ये प्रेजेंट का इसलिए प्लूरल आ गया, पास्ट का इसलिए सिंगुलर। तो आज अपन इसको यहीं पे क्या करते, इसको विराम देते। कल हम इस टॉपिक की यथावत रूप से शुरुआत करेंगे। आप बस इतना सा काम करना, जो कुछ आपको मैंने पढ़ाया उसको एक बार 2-3 दफा रिवाइज करके आना, बाकी अपन कल इसकी क्या करेंगे, शुरुआत। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, या कुछ भी चीज को पढ़ते हो तो उसको गोला करना और यहां पर ले आना, ठीक है, अपन उसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे।